नमस्ते। मैं डॉक्टर सचिन लोहारे, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। मैं पिछले 20 साल से कार्डियक फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। 2005 से मेरा वर्किंग स्टार्ट हुआ है। मैं ईसीपी ट्रीटमेंट में 2008 से काम कर रहा हूँ और बाईपास सर्जरी भी असिस्ट करता हूँ सिंस लास्ट अराउंड 15 ईयर्स। तो मैंने हार्ट, आप बोल सकते हैं कि मैंने काफी अंदर तक देखा है, अच्छे से देखा है। तो जैसे आप बोलेंगे कि आप इसमें जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप नागपुर में कोई भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो मैं हर हॉस्पिटल में आज वर्क कर चुका हूँ, तो मुझे हर जगह का अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस आया और बहुत अच्छे हमारे जो मेंटर्स है, गाइड्स है, उन्होंने काफी अच्छा हद तक मुझे सिखाया है, समझाया है। तो हम बात करेंगे आज हार्ट अटैक के बारे में। तो जैसे आपने पूछा कि व्हाट इज एग्जैक्टली हार्ट अटैक, है ना। तो हार्ट अटैक ये कंसेप्ट हम एक रूटीन लैंग्वेज में हम लेते हैं। हार्ट अटैक आने यानी हमारे हार्ट के जो सप्लाई करने वाली वेसल्स होती है, अगर उसमें सडन ब्लॉक आ जाता है और आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई सडन रुक जाता है, उस कंडीशन में हमको जो एक सीवियर वेदना होती है हृदय में, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट पेन और हमारे मेडिकल लैंग्वेज में उसको सीवियर अंजाइना बोलते हैं। और उसके साथ साथ में हम ईसीजी अगर देखेंगे तो ईसीजी में उसके एसटीटी चेंजेस अपने को दिख जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन हार्ट अटैक हम एक रूटीन बोल सकते कंसेप्ट है जो हमारे ले लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। उसमें भी काफी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे हम एक अनस्टेबल अंजाना बोलेंगे, स्टेबल अंजाना बोलेंगे, या फिर साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं, या एलवी फेलियर बोलते हैं। तो अलग अलग उसमें भी डिफरेंशिएशन है। लेकिन हमको एक हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है तो उसको हम एक रूटीन लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोलते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो हार्ट अटैक एक रूटीन टर्म यूज कर रहे हैं, बट उसके अलग अलग डिफरेंशिएट हम करेंगे तो उसके अलग अलग डायग्नोज बन सकते हैं। जैसे अनस्टेबल अंजाना जो बताया मैंने, या हार्ट फेलियर जो बोला, तो उसके भी जो अलग अलग कारण होते हैं। जैसे हम हार्ट अटैक जो उसको एक्यूट एमआई बोलेंगे, तो एक्यूट एमआई में क्या होता है कि हार्ट के मसल्स को सप्लाई करने वाले वेसल में सडन ब्लॉक होके उसके सामने वाले एरिया में ब्लड सप्लाई रुकने के कारण जो सीवियर वेदना होती है उसको हम हार्ट अटैक या एक्यूट एमआई बोलते हैं। अनस्टेबल अंजाना जो बोलते हैं, जैसे हम ओल्ड एज में, जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है, प्रीमॉर्बिड है, या ओल्ड एज के कारण हमारे ब्लॉकेज जो हार्ट में ब्लॉकेजेस बनते हैं, उसके साथ साथ में जो अपने को एक, अगर हम एक रूटीन के अगर 50 के एज में हम एंजियोग्राफी करेंगे तो हो सकता है हमको 30-40% बिना सिम्टम्स के भी ब्लॉकेजेस मिल सकते हैं। तो ये होता है, अगर उसमें अगर आपके हार्ट के मसल को होने वाला सप्लाई अगर कम पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में जो बीच में पेन होता है, जैसे चलने फिरने में दम लगना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, स्पेशली ऑन एक्सर्शन, तो उसको हम अंजाना भी बोल सकते हैं। तो उसके कारण कुछ अलग होते हैं। हार्ट अटैक जो एमआई बोलते हैं उसके कुछ अलग कारण होते हैं। हार्ट फेलियर जो होता है, अगर कुछ कारणवश हमारे हार्ट की पंपिंग अगर कम हो जाती है, जो नॉर्मली उसको 60% एलवीएफ हमारा रहना चाहिए हार्ट का, बट कुछ कारण से उसमें भी अलग अलग कारण है। लेकिन हार्ट अटैक से रिलेटेड जो कारण है उसमें एंटीरियर वॉल अगर आपका वीक हो गया है या लैटरल वॉल वीक हो गया है, तो आपका एलवी पंपिंग भी वो मसल लूज होने के कारण नहीं मेंटेन हो पाएगा, वो भी 20-25-30%, यानी अल्टीमेटली 30-35%, 40% जब आता है उसको हम हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। तो उसके भी कुछ अलग अलग रीजन होते हैं, मैं आपको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। जो हार्ट अटैक बताया था हमने एमआई, तो एमआई जो होता है वो आपके हार्ट में जो इंटीमल लेयर होती है वेसल की, उसमें सडन रप्चर आके वहां पे एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आने के कारण वहां पे अगर रप्चर होता है और सडन ब्लॉक हो जाता है और एकदम से अपना हार्ट सप्लाई बंद हो जाता है, उस कंडीशन में वो एमआई आने के चांसेस होते हैं। उसमें भी मल्टीपल है कि आपके प्लाक्स जो बनते हैं तो वो अलग अलग कारणों से बनते हैं, लेकिन एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होने के कारण वो अगर रप्चर हो गया तो वहां पे सडन ब्लॉक होने के कारण तो सडन हार्ट अटैक एमआई आता है। और अनस्टेबल अंजाना में बताया हम, तो ओल्ड एज में जो धीरे धीरे ब्लॉकेज बनते हैं उसके कारण ये है। और तीसरा फेलियर, जो भी पंपिंग यानी आपका पंपिंग कम हो गया उसके कारण लंग्स पे बैकफ्लो बढ़ जाता है और हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसको हम लोग एलबीएफ या एलबी फेलियर भी बोलते हैं, है ना। तो अलग अलग इसके कारण होते हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो एकदम सडन हार्ट अटैक जो आता है रप्चर के कारण, तो उसमें हो सकता है कि कभी हमको सिम्टम्स ना दिखे। जैसे अभी हमने काफी सेलिब्रिटीज या हमारे भी दोस्त भाई लोगों में 35-40 में सडन कार्डियक डेथ हुए पेशेंट देखे हैं। तो इसमें सडन रप्चर होने के कारण जो ब्लॉक बन जाता है, तो उसमें हार्ट अटैक जब आता है स्पेशली एक्यूट एमआई में, तो सामने वाला फ्लो सडन रुक जाता है, तो उसमें हार्ट वीटीबीआर बोलते हैं हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, जो उसका एक्चुअल काम होता है पंप करना, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाता है और सिर्फ वाइब्रेट होता है।
तो हमारा अगले 2 से 3 मिनट में अपने ब्रेन को सप्लाई रुक जाता है, उसके कारण हम कोई सडन कोलैप्स हो जाते हैं और मेडिकली अटेंड ना होने के अगर नहीं हो पाया पेशेंट तो अगले 2, 4, 5 मिनट में पेशेंट सडन एक्सपायर हो जाता है। तो इसमें तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे कि कुछ सिम्टम्स हमको दिखेंगे, बट डेफिनेटली अगर अनस्टेबल एंजाइना एलवी फेलियर है तो ये हमको 1 या 2 दिन में नहीं आता, वो उसको हम काफी 2, 4, 5, 6 या 2 साल से हमको सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली हमारी शुरुआत होती है कि जब हम कोई रूटीन काम करते हैं या हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या चल रहे फिर रहे, अपना रूटीन काम होता है, या हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे 4-5 मंजिल इजिली चढ़ पाते हैं, लेकिन हमको कुछ दिनों से जैसे कोई अगर 4 मंजिल चढ़ पाता है उसको 1 मंजिल चढ़ना भी अगर डिफिकल्ट हो रहा है और उसमें सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। कोई लेडी पेशेंट है जो 4 रूम 5 रूम इजीली अपना घर साफ कर रही थी, अभी आए 1 रूम में भी झाड़ू मारा तो भी हमने को दम फूलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो या फिर हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, पहले हम तो 5-5 किलोमीटर चल पाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमको बोलते हैं कि आधा किलोमीटर भी नहीं चले, आधा किलोमीटर चलने के बाद सांस फूलती है या छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, कुछ भी एक्सर्शन करने और एक्सर्शन पे हमारा दम भरना, सांस फूलना ये स्टार्ट होता है, स्पेशली जब हमको हार्ट अटैक आना चालू हो जाता है, सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ में अगर इस पर हम ध्यान नहीं दें या कुछ ट्रीटमेंट ना करें तो धीरे धीरे छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, पंपिंग कम हो जाएगा, तो हमारे पैर में स्वेलिंग आ जाएंगी, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएंगी, धीरे धीरे अगर कुछ और तकलीफ होगी, चक्कर आके कोलैप्स होने के चांसेस भी होते हैं। तो हमको ये प्री हार्ट अटैक हमको सिम्टम्स दिखते ही है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, स्पेशली बोल सकते हैं 70-80% में तो हमको ये सिम्टम्स दिखते ही है। अगर कुछ 10-20% जिनको सडन हार्ट अटैक आएगा उसको तो नहीं ध्यान में आ जाता है, बट ये सिम्टम्स अगर हमको अगर मिलते हैं तो हमने एक रूटीन चेकअप डेफिनेटली करना चाहिए हॉस्पिटल में जाके। जो भी आज अगर हम 30-35 भी एज हो गया तो हमने एक नॉर्मल एक जनरल फिजिशियन के पास जाके भी कम से कम हमारा बीपी, शुगर, ईसीजी ये रूटीन चेक भी हर 3 महीने 6 महीने में किया तो भी हम उसमें प्रिवेंट हो सकते हैं अगर हमको स्पेशली सिम्टम दिखते हैं तो, है ना। तो इस प्रकार अगर सिम्टम्स हमको दिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि साइंस हो सकता है हार्ट अटैक पे। कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, जो प्राइमरी सिम्टम्स आपने पूछे और कि दम लगना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, पैरों में स्वेलिंग आना, है ना, या कोई भी एक्सर्शन करने पे हमारे सिम्टम्स हम अलाउ नहीं करते हैं एक्सर्शन करने को, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम रूटीन चेकअप जैसे बोलेगा ईसीजी, बीपी, शुगर ये तो रूटीन करना ही है। इसके अलावा भी अगर हम लोग थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो हम 6 महीने में एक बार हमारे टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट होता है रूटीन, जो हम लोग एक बहुत कोई बड़ी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है, उसमें अपने ईसीजी में कनेक्ट अपने चेस्ट में ईसीजी ग्लिट्स कनेक्ट किया जाता है और हमको 10 मिनट इसे टीएमटी मशीन पे दौड़ाया जाता है। उसमें होता क्या है कि जैसे एग्जांपल आपका रूटीन हार्ट अटैक अगर 50-60 है या 70-80 है, उसमें हम दौड़ने के बाद वो डेफिनेटली कुछ परसेंट में बढ़ जाएगा। अगर हमारा 80 रूटीन चल रहा है तो 100-150-100-120 तक चला जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा हार्ट का बीटिंग बढ़ने के कारण उसका डिमांड भी ऑक्सीजन का बढ़ जाता है, और वो डिमांड अगर ब्लॉकेजेस हो गया आपके वेसल में तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो आपके ईसीजी में उसके एसटीटी चेंजेस जरूर दिखते हैं। तो इसको हम लोग एक विदिन 7 to 8 मिनट्स अगर हम चेंजेस आते तो हम इसको टीएमटी पॉजिटिव टेस्ट बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फर्दर डायग्नोस्ट हमने करना चाहिए हार्ट के हिसाब से। इसके बाद में सेकंड रहेगा आपका इको, अगर आपका एलवी पंपिंग कम हो गया है, एलवी डिस्फंक्शन हो गया, इसके बाद बाकी डिवॉल्वुलर बाकी डिसीज हम लोग अभी कोरोनरी में बात नहीं करेंगे, बट अगर आपके हार्ट अटैक के कारण भी अगर कुछ मसल्स वीक हो तो वो भी आपको टी इको में आपको ध्यान में आ जाएगा, अगर वो भी हम लोग करते हैं तो। इसके बाद में 3D वैस्कुलोग्राफी एक टेस्ट होती है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे नागपुर में भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग मुंबई से मशीन बुलाते हैं। तो स्पेशली हमारे जो भी हार्ट के वेसल्स में ब्लड सप्लाई अभी कम पड़ना है, जैसे अगर 20% भी या इवन माइक्रोवैस्कुलर डिसीज भी हो, अगर आपके वेसल्स के छोटे ब्रांचेस में भी कोरोनरी के छोटे वहां पे अगर ब्लॉकेजेस हो तो भी हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन में पकड़ में आएगा। तो ये जो 3D वैस्कुलोग्राफी टेस्ट होती है, जिसमें कार्डियक इमेज टाइप में ही बन जाता है कि जो एरिया में हार्ट के मसल्स के जो एरिया में आपका ब्लड सप्लाई कम दिख रहा है वहां पे कितने परसेंट में आपका फ्लो कम है या ऑक्सीजन कम है वो उसमें पकड़ में आ जाता है। तो अगर हम तीनों वेसल है हमारे एलएडी, राइट कॉर्नर और सर्कम्फ्लेक्स, 3 वेसल में कौन से एरिया में कितने परसेंट में आपका ब्लड फ्लो कम दिख रहा है वो भी हम वहां पे एक 3D वैस्कुलर द्वारा हम लोग पकड़ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम और डिटेल में जाएंगे हमारे कॉर्नर में कितने परसेंट ब्लॉकेजेस है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग आज बोलेंगे कि सबसे बेस्ट टेस्ट है सिटी एंजियोग्राफी। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि हमको कोई भी सिटी एंजियो के लिए जाके एडमिट नहीं होना पड़ता है कोई हॉस्पिटल में, एक वो भी 7-8 हजार या 10 हजार रुपया सेंटर टू सेंटर डिफर करता है, बट एक 8 से 10 हजार रुपए में अपना सिटी एंजियो हो जाता है। हमको हमारे
हार्ट में कोई भी वेसल्स में कितने परसेंटेज ब्लॉकेजेस है वो हमको सीटी एंजियो में दिख जाता है। अगर आप सिम्टोमेटिक है या आपको लगता है कि आपने फ्यूचर में आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत पड़ेगी और आप मेंटली उसके लिए प्रीपेड है, तो बेटर वे गो विद कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो हमारे हॉस्पिटल में होती है। तो वो अगर वहां पे जाकर एंजियोग्राफी करेंगे तो आपके वेसल में आपको ब्लॉकेजेस कितने और कहाँ पे है, कौन से एरिया में, वो दिख जाएंगे। और उसके हिसाब से अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास का अगर हम प्लान कर रहे हैं दिमाग में, तो आप उसके लिए ईजी हो जाता है। तो ये इस टाइप के हम इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप हमको अगर हार्ट की बीमारी है तो वो दिख ही जाएगी। तो ठीक है, चलो मैं आपको बताऊंगा। पहले ईसीपी के पहले मैं आपको बताऊंगा एंजियोप्लास्टी और बाईपास एग्जैक्टली क्या होता है ना। तो जब अगर हमने ये जो टेस्ट करवाया और ये एंजियोप्लास्टी सर एंजियोग्राफी में या सिटी एंजियो में अगर आपको कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं तो आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपको एडवाइस करेंगे, अगर एक सिंगल वेसल में अगर 70-80% ब्लॉक है अमेरिकन गाइडलाइन के हिसाब से, तो 80% प्लस में रहा तो उसमें आपको एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। 2 ब्लॉकेजेस एट द मैक्स अपन कर सकते हैं। मोर देन 2 या अगर क्रिटिकल एरिया में अगर ब्लॉकेजेस है तो आपको सीएबीटी या बाईपास एडवाइस किया जाता है, बाईपास सर्जरी किया जाता है। ये हमारे रूटीन जो एंजियोप्लास्टी या बाईपास के ट्रीटमेंट हमको हॉस्पिटल लेवल पे बताए जाते हैं। और आपको ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में आप कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसका अवेयरनेस स्पेशली पब्लिक में नहीं है, जो मैं आपको अवेयरनेस के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे हम एंजियोप्लास्टी में कोई भी वेसल में अगर ब्लॉक आ जाता है तो ब्लॉक रिमूव करने के लिए हम स्टेन डालते हैं, ऐसा एक्चुअली हमको बताया जाता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं। वो एंजियोप्लास्टी में जहां ब्लॉक होता है तो वहां पे पहले एक गाइड वायर जाता है, फिर एक बलून जाता है, और बलून जाने के बाद फिर वहां पे एक स्पेस बना के वहां पे बलून के ऊपर एक स्टेन जाता है जो इस कंडीशन में जाता है, और बाद में बलून इन्फ्लेट होने के बाद वो इस कंडीशन में ओपन हो जाता है। तो जो हमारे वेसल में ब्लॉक होता है उसको सिर्फ हम ऊपर या नीचे ढकेल के हमारा जो कोरोनरी फ्लो है वो हम बढ़ाते हैं। तो बेसिकली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है टू इंप्रूव ब्लड फ्लो। बेसिक ये है जो प्लास्टिक से हम कोई प्लाक रिमूव नहीं करते, वो सिर्फ प्लाक ऊपर नीचे ढकेल देते हैं और हमारा रास्ता ओपन करा देते हैं। वैसे ही हम बाईपास की भी बात करेंगे तो बाईपास में भी सेम वैसा ही है। जहां पे हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है उसके नीचे एंड डिस्टल एरिया में हम लोग कोई पैर की वेन आरएसवीजी बोलते हैं जिसको, लेफ्ट इंटरनल मैमिलरी आर्टरी जो हमारे छाती के अंदर ही होती है, या फिर रेडियल आर्टरी जो हम लेफ्ट आर्टरी यूज करते हैं, तो 3 में से जो भी कंडूट सुटेबल है वो हम लोग निकालते हैं। और जहां पे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है उसके नीचे वाले एरिया में उसको एनास्टोमोस जोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो ब्लॉक है आपका, जो ब्लॉक वहीं पे रहता है, आपका सिर्फ रास्ता चेंज किया जाता है कि आपका जो ब्लड सप्लाई पहले यहाँ से आ रहा था जो ब्लॉक के कारण ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है अभी नए रास्ते से बनना स्टार्ट हो गया और नीचे में अपने को कोरोनरी आर्टरी में फ्लो मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा नीचे वाला इस्टोमिक एरिया वहां पे ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाता है और हमारा माइक्रो मसल फिर से रिजनरेट हो जाती है और अपना काम करना स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ पे भी कोई भी प्लाक या ब्लॉक नहीं निकाल रहे, हम लोग सिर्फ अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं। स्टेंट में हम लोग एक एंडोप्लास्टी में स्टेंट डाल के रास्ता फ्री करा रहे हैं और प्लाक ऊपर नीचे ढकेल रहे हैं। बाईपास में भी हमारा ब्लॉक वहीं पे होता है, सिर्फ एक रास्ता उसका चेंज कर रहे हैं। और ईसीपी ट्रीटमेंट भी सेम करता है। ये एक प्योर नेचुरल बोल सकते हैं, उसका नेचुरल बाईपास टाइप में टेक्निक है। इसमें जैसे हम बाईपास में एक वेन या आर्टरी जो भी लगाना है वो कंड्यूट लगा के हम फ्लो बढ़ाते हैं डिस्टल एरिया में, वैसे हम यहाँ पे नेचुरली हम कोलैटराइजेशन यानी जो हमारा ऑस्टियल से लेके तो जो प्लाक जहां पे भी अपना ऑब्स्ट्रक्शन है वेसल में उस एरिया में हम लोग ईसीपी मशीन द्वारा रेट्रोग्रेडली फ्लो बढ़ाते हैं और वो प्लाक के कारण ऑब्स्ट्रक्ट होकर ऊपर की जो छोटी टाइनी वेसल से डॉर्मेंट वेसल जो पड़ी हुई है जिसको अभी फिलहाल कुछ यूज नहीं हो पा रहा है, वो हम मशीन के द्वारा उसको डायलेट करते हैं। फिर वो वहां से वो रोज हम अप्रोक्सीमेट 50 मिनट का अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी का हार्ट रेट 60 है और 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 पर मिनट यानी 3600 मल्टीप्लाइड बाय 50 मिनट, तो अप्रोक्सीमेट कम से कम 1.5 लाख बार वो हम उसको पंप कर रहे हैं, जिसके कारण वो छोटी टाइनी वेसल्स रोज डायलेट होती है। मल्टीप्लाइड बाय आप कैलकुलेट कीजिए 35 डेज, हम इतने बार उसको वहां पे प्रेशर देकर उसको डायलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम जैसे एक सादा एग्जांपल अगर हम देंगे तो एक बलून जो होता है ककड़ी का फुगा इतना सा, उसमें अगर हम हवा भरेंगे तो इतना लंबा हो जाता है, अदरवाइज वो इतना ही रहता है। बट वो उसमें जब हम लोग उसको प्रेशर देते हैं तो वैसे हमारी ये भी इलास्टिक बॉडी है, हर कोरोनरी आर्टरी में को कैपिलरीज और माइक्रोवेस्कुलर वेसल्स होती है जो ये प्रेशर से डायलेट हो जाती है, बढ़ जाती है और अपना कोलैटरल सप्लाई स्टार्ट कर देती है। तो अल्टीमेटली ये भी एक नेचुरल बाईपास ही है।
तो हम कुछ अलग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, बस ये एक्चुअल हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई बढ़ाना, यानी ब्लड फ्लो बढ़ाना, ये बेसिक हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। हम ये टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, हमको एंजियोप्लास्टी एक टेक्निक है, बाईपास ये एक टेक्निक है, और ईसीपी भी एक टेक्निक है। हम कौन सी टेक्निक यूज करना है, हमको क्या सुटेबल है, वो हमारा डिसीजन है, हमको किस करते हैं। अगर हमको लगता है रिस्क लेके बाईपास प्लास्टिक करना है तो डेफिनेटली हमने करना चाहिए, और आपको लगता है वही रिजल्ट हमको नॉन सर्जिकल करना है तो ईसीपी इज द बेस्ट ऑप्शन, जो 1960 से चल रहा है। बेसिकली 1960 में इसमें यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है, उसके बाद में 1962 से 65 तक बाईपास के रिसर्च चले, उसमें बाईपास सक्सेसफुली होने लगा, तो कुछ डॉक्टर्स का माउथ बाईपास करने लगा है। फिर बाद में ये अमेरिका से रशिया, यूरोप, यूके, चाइना, हर जगह पे ये ट्रीटमेंट गई है, और वहां पे भी इनको इनके ट्रायल्स पे एनएचएस यूके, सीई यूरोप, नेशनल ड्रग अथॉरिटी ऑफ चाइना, इन सब ने अप्रूवल दिया है। ये ग्लोबली ऑथोराइज ट्रीटमेंट है जो 1960 से बेसिकली चल रही है। हमारे यहाँ भी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट आप जाएंगे तो वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको भी इसी ट्रीटमेंट मिलता है। चेन्नई टू लेके तो कन्याकुमारी तक हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। हमारे यहाँ भी मुंबई में अगर जाएंगे एशियन हार्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर रमाकांत पांडा भी इसी को एडवाइस करते हैं। तो ये काफी प्रचलित ट्रीटमेंट है। बस यही है कि इसमें हमको ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, क्योंकि नेचुरली हमको अगर कुछ बढ़ाना है तो हमको नेचर के साथ ही करना पड़ेगा। हम अगर बच्चा भी पैदा करना है तो 9 महीने डेफिनेटली रुकना है पेट में उसको, तभी वो हम प्रॉपर ग्रोथ वाला बच्चा मिलेगा। तो हमको नेचुरली कोलेटरल बनाना है तो उसको भी 35-40 डेज मिनिमम हमको एक ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। अगर आप और प्योरली नेचुरली करना है तो प्राणायाम, योगा से लेके तो एक्सरसाइज तक सब आप कर सकते हो, तो आपको 5-6 साल या 8-10 साल के बाद भी आपको लेटर बन सकते हो। लेकिन एज अ ट्रीटमेंट आप अगर चाहो उसको, तो उसको आपको इतना ड्यूरेशन 5-6 साल तो नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग ईसीपी ट्रीटमेंट द्वारा वही काम हम लोग 40 दिन में भी कर सकते हैं। और ये कोई भी अलग ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, आयुर्वेद वाला ट्रीटमेंट नहीं है। ये प्योर एलोपैथी ट्रीटमेंट है, जिसका जिक्र हैरिसंस प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 16th या 70th एडिशन आप खोलेंगे, हमने उस वक्त वो 16 पढ़ा था इसलिए मुझे याद है। वॉल्यूम 2 में जाएंगे तो उसमें आपको पेज नंबर 1441 पे इस्केमिक हार्ट डिसीज के टॉपिक में थेरेपी में मेंशन हुआ मिलेगा, जहां पे सब लिखा है कि ईसीपी एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। जैसे हमने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का डिप्लोमा किया, उस वक्त हमने ब्राउनवर्ड की बुक पढ़ी थी। ब्राउनवर्ड में इसके ट्रायल्स भी मेंशन है कि कौन एक एग्जांपल एसएचएम नाम का एक ट्रायल उन्होंने किया है, डबल ब्लाइंडेड ट्रायल, उसमें आपको पॉजिटिव मिला। ईसीपी ट्रीटमेंट के बारे में आपको वहां के जो, जैसे हमने बताया था टीएमटी टेस्ट, तो जैसे कोई पेशेंट का टीएमटी अगर पॉजिटिव आता है और हम ये ट्रीटमेंट देते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका इस्केमिक एरिया में अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है थ्रू कोलेटरल्स, तो वहां के मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे और आपका टीएमटी उसमें नेगेटिव आना ही है। तो हमने ये ट्रायल वो बुक में मेंशन किया है, और हमने भी हमारे भी पेशेंट्स का हम लोग टीएमटी करवाते हैं तो उसमें भी काफी पेशेंट्स का टीएमटी हमको नेगेटिव आते हुए दिखा है। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि हमको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो हम कोई भी आप मेडिकल फील्ड के हो या ना हो, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर ये तो अपने को पता ही है ना। तो हम जैसे आज अगर ये कंपटीशन के दौर पे अगर हम सोचा जाए तो जैसे आज जितना कंपटीशन बढ़ गया, अगर यही कंपटीशन हमने अगर अवॉइड किया और हमारा एड्रेनालिन सिक्रेशन ही कम किया तो मुझे लगता है हमारा इंटरनल जो इंटीमल लेयर होती है ना, वो एड्रेनालिन सिक्रेशन से काफी खराब हो जाती है। अगर वो सबसे पहले हमने लाइफस्टाइल में अगर वो मॉडिफिकेशन किया जाए, हमारे पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास ये नहीं है, अगर ये कंपटीशन अगर हम हटा दिया तो आपका, मैं बोलता हूँ कि आज के तारीख में तो आधा काम हो जाएगा। उसके बाद में आपका डाइट कंट्रोल, आज के तारीख में डाइट ऐसा हो गया कि हमको अगर हम डोमिनोज या मैकडोनल्ड नहीं जाएंगे तो हमको लगता है हम कुछ तो भी गरीब लोग हैं। एक्चुअली हम लोग ये सब हमारी जो फॉरेन टेक्नोलॉजी अपने पास बोल देंगे सारे लैंग्वेज में आई है और हमारा सब हेल्थ खराब कर रही है। आप बेटर हुए आप अगर आपको भूख लगी आप फ्रूट्स खाओ, आपको भूख लगा घर का खाना खाओ, है ना। तो हर 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 चीज में चलो चेंज करके महीने 2 महीने में एक आध बार खा ले, इट्स ओके। बट आज हम हमारे न्यू जनरेशन को बेंजीज उसमें तो ऐसा है कि उनको अगर पिज्जा नहीं खाया तो शायद नींद नहीं आती, है ना। तो ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन तो हमसे भी वर्स्ट होने वाली है, क्योंकि हमको चलो आज 30-35 के हो सकता है उनको 20-25 में भी हार्ट अटैक है अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। तो डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हम लोग जो रूटीन हमने बना के रखा है, रात में लेटना, सुबह लेट उठना, ये सब बातें हैं जो हम एक रूटीन आज बोल सके 10 में से 8 लोग 9 लोग तो ये फॉलो कर रहे हैं। बहुत रेयरली ऐसे लोग होते हैं कि जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिमिंग तो अच्छी बॉडी बिल्डिंग और इसके हिसाब से किया, पर एक्चुअली हम वो सोचा जाए तो हमारी जो ताकत है, जाने जो भी हमारा स्टैमिना है, उसके अगर 20% माइनस करके भी हमने एक्सरसाइज किया तो भी हमारे हार्ट को फायदा हो सकता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और डाइट, इस पे अगर प्रॉपर हमने कंट्रोल किया और हमारा स्ट्रेस लेवल कम कर दिया तो हम प्रिवेंशन बिल्कुल कर सकते हैं, अपने हार्ट अटैक ही ना आए उस हिसाब से। और दूसरा यह है कि अगर इनकेस अगर एंजियोप्लास्टी बाईपास भी अगर करते हैं, अगर फिर भी
या इवन ईसीटी भी करते, अगर फिर भी ये सब ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी अगर ये प्रिवेंशन नहीं रखे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट कंट्रोल, तो आपका स्टेंट भी वो अगले एक या 2 साल में बंद हो जाएगा, बाईपास के ग्राफ भी 2 या 3 साल में बंद हो जाएंगे, और एसीटी के लिए आपको अगले 4-5 साल में वापस आना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और स्ट्रेस, अगर ये आपने प्रॉपर कंट्रोल किया तो बिल्कुल बोल सकते हैं हम प्रिवेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है ये 1960 से चल रही है हमारे इंडिया में। डॉक्टर सीबिया 1985 में लाए हैं। उसके बाद में कुछ और ये है डॉक्टर क्या नाम का छाजेर वगैरह, उन्होंने भी काफी प्रचलित किया। हमारे नागपुर में 1-2 सेंटर्स है जो ईसीपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बट जो मैं आप बोलेंगे जैसे अपने की मुग्धा ईसीपी हार्ट केयर सेंटर में ऐसा अलग से क्या है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि हमारे जो मशीन या हम जो भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे आपको अलाउ करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये अपने नागपुर की आज की तारीख में सबसे एडवांस्ड मशीन होने के कारण हमको जो रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो हमको यहाँ पे मिलता ही है। 99.9% हमारे ट्रीटमेंट पेशेंट सेटिस्फाइड होकर जाते हैं, कोई किसी को भी हमारे ट्रीटमेंट की कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो मशीन है वो ही एकदम एडवांस होने का। जैसे अगर आप बोलेंगे तो अगर आईफोन के जमाने में अगर हम क्वार्टरी पैड वाला अगर मोबाइल यूज करेंगे तो हम आउटडेटेड हो जाएंगे। वैसे ही अगर 20-20 साल पुरानी कुछ मशीनें लगे हमारे यहाँ, अगर वो हम लोग आज उस पर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका रिजल्ट 19-20 होना ही है। लेकिन हमारे इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ साथ में हमारे यहाँ हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। हमारा पोस्ट ट्रीटमेंट हम आपका इको, वैस्कुलोग्राफी, एंजियो, कोरोनरी एंजियो, सिटी एंजियो, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो हम करवा के हमको रिजल्ट दिखाते हैं। तो ये हम जो स्पेशली बोलेंगे हमारे सेंटर में क्या है। और जो हमारी एसीटी आर्टर क्लियरेंस थेरेपी हम जो देते हैं वो भी हम डॉक्टर लैनी डिकोस्टा जो हमारे सबसे सीनियर है, वो हमारे मेंटोर है स्पेशली एसीटी ट्रीटमेंट के लिए, और डॉक्टर सीरिया वो मेंटोर है हमारे एसीटी ट्रीटमेंट। तो ये दोनों जो सीनियर मोस्ट बोलेंगे जिन्होंने ये ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में लाया है, दोनों एलोपैथी ट्रीटमेंट ही है डेफिनेटली। बस हमारा यहाँ जो इंट्रोड्यूस जिन्होंने किया है उनके वो हमारे, तो हम उनको फॉलो करते हैं, उनको रेगुलरली हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, हम उनका रेगुलरली उनके वर्कशॉप अटेंड करते हैं और वहां पे नॉलेज गेन करते हैं। तो हमारे जैसे कोई बोलते हैं कि एसिडी से किडनी पे कुछ टाइम, हमारे यहाँ तो वो भी पता है हम 95% में कभी हमने कोई किसी का क्रिएटिन बढ़ती हुई नहीं, उल्टा हमारा क्रिएटिन कम होते हुए देखा है। तो हमारे कुछ भी हमारे साइड इफेक्ट नहीं है कोई पेशेंट्स को, ना ईसीपी का कुछ आज तक हमने देखा है साइड इफेक्ट, किसी को रिजल्ट नहीं आया या कुछ तकलीफ बढ़ी है, या एसीटी में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। हमारा मेन काम होता है कोलेटरल्स बढ़ाना, वो हमको बढ़ाते हैं, आपका फ्लो बढ़ गया तो हम दिखाते हैं। और एसीटी में है जो भी माइक्रोवैस्कुलर डिसीज में कुछ ब्लॉकेज है वो हम लोग क्लीन करके आपका रास्ता और फ्री करा देते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम ये स्पेशली इस पर और जल्दी हम ओजोन थेरेपी भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी कुछ ही दिनों में हमारा मनीषनगर ब्रांच और अमरावती ब्रांच दोनों एक्टिव होने वाले हैं। कुछ एक महीने में अपने हो जाएंगे और यहाँ पे भी एक मशीन अगले हफ्ते ही लगने वाली है। तो हमारे यहाँ कम से कम अभी आज अगले 2 महीने में हमारे पास 4 से 5 एसीपी मशीन लग जाएंगी। और अगले हमारा टारगेट है कि अगले 2 साल में हम हर डिस्ट्रिक्ट में मुग्धा एसीपी हार्ट केयर सेंटर का एक सेंटर जरूर बने, क्योंकि काफी हम अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और अभी हमको यहाँ से लेकर रायपुर से लेकर तो नीचे मुंबई और पुणे से लेकर राहुरी, अहमदनगर तक के भी कॉल्स आए हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबको ये थोड़ा सा यहाँ पे 35-40 डेज का ट्रीटमेंट इजी नहीं होता। तो हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम हमारे विदर्भा में तो भी हम लोग या एमपी बॉर्डर पे छिंदवाड़ा हम हो क्या है, सिवनी हो क्या है, तो हमारे किसी के साथ कोलैबोरेशन चल रहे हैं, तो वहां का मॉब वहीं पे आके ट्रीटमेंट ले तो उनको भी इजी हो जाए। तो हमारा ये एक फ्यूचर प्लानिंग भी है। तो होप सो कि हमारा ये जल्द ही आपके आशीर्वाद से हम फुलफिल कर पाए।